62 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 1,86,000 मरीजों की मौत भी हुई है, लेकिन थोड़ी राहत वाली खबर यह भी है कि अब तक 1,36,00,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, सुरक्षित हैं। फिलहाल देश में कोरोना के सक्रिय केस यानी कि एक्टिव केस टोटल 24 लाख के पार पहुंच गए हैं। इधर कोरोना को मात देने के लिए टेस्टिंग और टीकाकरण अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। बीते 24 घंटे में करीब 17.5 लाख लोगों की टेस्टिंग की गई है और 31,47,000 लोगों से को वैक्सीन भी लगा दी गई है। तो यह है कोरोना के आंकड़े और कोरोना की मौजूदा स्थिति। और देश भर में कोरोना मरीजों के बढ़ने के साथ ही जो एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है वो है अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत देश के कई शहरों में अस्पतालों में कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, तमाम अस्पतालों में सांसों का संकट नजर आ रहा है। और इस ऑक्सीजन संकट के बीच जो लोग घर पर हैं और खुदा न खास्ता उनका किसी जानने वाले का ऑक्सीजन लेवल अगर कुछ कम लग रहा हो तो फिर क्या करें? घबराना नहीं है। आज हम आपको इसके लिए बेहद कारगर उपाय बताने जा रहे हैं जिस पर सरकार की मुहर भी लगी हुई है। और इस उपाय का नाम है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या है, यह कैसे होती है, इसके लिए बाकायदा आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर अंशुमन कुमार जुड़ चुके हैं जो कि पूरी प्रोन पोजीशन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे सर, आज के वक्त में प्रोन पोजीशन की अहमियत क्या है? कोरोना में जब इंसान को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, उनको हटा दीजिए, तो जो होम आइसोलेशन में हैं या अस्पताल में भी विदाउट ऑक्सीजन या विथ ऑक्सीजन है, उनमें प्रोन पोजीशन माना गया है कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुंचाने में ये पोजीशन काफी कारगर है। ये 2013 में एक स्टडी हुई थी, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसी तकलीफ जो आम भाषा में समझ सकते हैं कि निमोनिया में स्टडी की गई थी, जिसमें प्रोन पोजीशन में अगर पेशेंट को लिटाया जाए तो ऑक्सीजनेशन बेटर होता है। अब प्रोन पोजीशन का हिंदी का मतलब आप समझें तो पेट के बल लेटना, बड़ा सीधा सा है, लेकिन उसको वैज्ञानिक तौर पर समझाने के लिए मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर आपको दिख रही है, ये नाक के रास्ते श्वास नली से हवा हमारे फेफड़े तक पहुंचती है। दोनों चेस्ट के अंदर ये फेफड़े हैं, लेफ्ट और राइट। इसी फेफड़े में ब्लड वेसल्स मतलब खून की नलियां होती हैं और ऑक्सीजन हमारे नाक के रास्ते यहां पर पहुंचती है। वहीं पे एक्सचेंज होता है। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं नाक के रास्ते फेफड़े तक पहुंच रहा है, उस ऑक्सीजन को ब्लड की जो नलियों में दौड़ रही है, उन ब्लड के रास्ते ऑक्सीजन गैस अंदर चली जाती है। इसी में नीचे का हिस्सा जो फेफड़े का आप देख रहे हैं, यहां पे जहां एक्सचेंज हो रहा है, ये कोरोना के केसेज में इस तरह से एक्सरे फाइंडिंग आती है, जिसपे आप देखिए नीचे का हिस्सा थोड़ा सफेद होने लगा। वहां पे वेंटिलेशन मतलब जब हम सांस अंदर खींच रहे हैं तो हवा वहां तक नहीं पहुंचती है और वही सबसे डैमेज होने वाला एरिया होता है। और इसको साधारण तस्वीर से मैं दिखाऊं तो ये है प्रोन पोजीशन, मतलब पेट के बल लेटना, ताकि आपके फेफड़े के बिल्कुल नीचे का हिस्सा जी प्रॉपरली ऑक्सीजन वहां तक पहुंचे और वहां से खून। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो डॉक्टर अंशुमन बता रहे हैं कि प्रोन पोजीशन का दरअसल मतलब क्या है और इसका असर किस किस तरह से होता है। डॉक्टर साहब ने अभी शुरुआती जो हमारा ये चरण है इसमें बताया कि कैसे प्रोन पोजीशन से ऑक्सीजन का लेवल फेफड़ों में इसका संचार किस तरह से बढ़ता है और किस तरह से वो रिकवरी में मदद करता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, अब हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रोन पोजीशन के लिए करना क्या होगा? बड़ा सीधा सा है प्रोन, मतलब पेट का बल लेटना। लेकिन देखिए, ऑक्सीजन जब फेफड़े में पहुंचे, जब फेफड़े में डैमेज थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है, तो समस्या क्या हो रही है कि फेफड़े को एक्सपेंशन की जगह अगर हम बढ़ा दें तो पीठ के बल अगर हम लेटते हैं, जैसे नॉर्मली इंसान सोता है, तो फेफड़े को एक्सपैंड करने की, फूलने की क्षमता कम हो जाती है। तो पेट का बल लेटना है। एट द सेम टाइम जो फेफड़े के नीचे डायफ्राम होता है उसको नीचे मूव करने की जगह चाहिए। तो इसको अगर मैं इस टेबल पे, क्योंकि मैं क्लिनिक सेटअप पे हूं, आपके घर में किसी भी बेड पे आप जब लेट रहे हो, सिंपल क्या करना है, एक कुशन या पिल्लो आगे रखना है जिसपे आपका हेड रेस्ट कर सके और एक ऐसे रखना है जिसपे आपका पांव रेस्ट कर सके और पेट भी आपका कंफर्टेबली मूव करे। जैसे मैं लेट के आपको दिखाता हूं, इस चीज को कहते हैं हम प्रोन पोजीशन। इसके सहारे आप लेट गए
इस पिलो को आप यहां लगा लें और इस तरह से, मतलब आप कंफर्टेबली, आपका हेड रेस्ट कर रहा है, पीछे का हिस्सा, चेस्ट के पीछे का हिस्सा बिल्कुल एक्सपोज्ड है, खुला हुआ है और वहां पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है। एक लेग आपका जिस तरफ से लेटना है, मान लीजिए बायां पैर आपका ऊपर है तो उसके नीचे पिलो लगा लिया ताकि पेट पूरी तरह फूल सके, और गहरी सांस आप जब ले तो बिल्कुल फेफड़े का नीचे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा यहां तक भी ऑक्सीजन पहुंचे और वहां से ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके लेके चला जाए। ये बिल्कुल साधारण तरीका है। सर जब हम लेटते हैं सर, इस पोजीशन में जब हम लेटते हैं तो उस समय हमें अपनी सांसों को किस तरह से आगे, मतलब सांसें के गहरी लेनी है, तेज लेनी है, धीमे धीमे लेनी है, किस तरह से सांस लेनी है उस वक्त? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि लंग का जो लोएस्ट स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं एल्वियोलस। उस एल्वियोलस तक गैस को पहुंचाना, तो आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। जल्दबाजी में सांस नहीं लेनी है, डीप ब्रीदिंग करना है, आराम से सांस छोड़नी है, मतलब हेजिटेंट नहीं करना है। जैसे गहरी सांस अपने अंदर उतारी, फेफड़े को फूलने दें और आराम से छोड़ें। इसमें क्या होगा, खांसी भी नहीं आएगी और फेफड़े का एक्सपेंशन भी प्रॉपर होगा। ओके, और सर कितनी देर तक इस पोजीशन में रहना है? जी, स्टडी जो बताती है वो कहता है कि अगर 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे इंसान इस पोजीशन में लेटे तो उस इंसान का ऑक्सीजनेशन बेहतर होता है। लेकिन है क्या, इस पोजीशन पर नॉर्मली लेटने की आदत नहीं होती है। जब इंसान बच्चा होता है, छोटा, पेट केवल काफी लेटा करता है क्योंकि उसके बाद फिर क्रॉलिंग होती है, स्टेप है डेवलपमेंट का, तो पेट केवल आराम से लेटता है। नॉर्मली आधे से 1 घंटे आप कंफर्टेबली एक बार में लेट सकते हैं, फिर पोजीशन चेंज करें, उसको लैटरल पोजीशन, मतलब करवट लेना, करवट में रहें, उसमें भी एक्सपेंशन आपका अच्छा खासा हो जाता है। फिर दूसरे करवट लें। सुपाइन हम लोग मना करते हैं, मतलब सीधा पीठ के बल लेटना मना करते हैं। उस समय आप हेड एंड को, अपने बिस्तर के सिरहाने को थोड़ा ऊपर कर लें और अपराइट पोजीशन में बैठें ताकि फिर से आपका वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और फिर गैप लेने के बाद फिर से आप पेट के बल लेट जाएं। मतलब 8 से 10 घंटे में ऑक्सीजनेशन बेहतर है, लेकिन अगर जितना अधिक समय आप लेटें उतना ऑक्सीजन बेहतर है। इसीलिए इसको कोविड पोजीशन भी अब कहने लगे हैं, प्रोन पोजीशन को, क्योंकि कोविड में काफी रिकवरी देखी गई प्रोन पोजीशन में लेटे हुए मरीजों में। सर एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए अगर आप प्रोन पोजीशन को दोहरा दें, और साथ ही साथ मैं आपसे सवाल भी पूछते रहूंगा जी। और सवाल मेरा ये होगा, आप पोजीशन में जरूर आइए, साथ ही साथ मेरा सवाल ये होगा कि इसको दिन में कितनी बार रिपीट करना है? प्रोन पोजीशन बिल्कुल एक साधारण सा पोजीशन है। आप अपने बिस्तर पे जितना कंफर्टेबल आप अपने पोजीशन को कर सकते हैं उतना कंफर्टेबल करके इस तरह से आप लेट गए। अपने हाथ को साइड में रख सकते हैं, अपने हाथ को नीचे रखते हैं। बेसिक ये है कि आपका फेफड़ा फूलते रहे, पेट के ऊपर कोई प्रेशर ना हो जिसमें पिलो आपका सहारा देगा पांव को, और इस तरह से इस करवट पे प्रोन में लेटा, फिर आप एक करवट लेट सकते हैं इस तरह से, फिर दूसरे करवट लेट सकते हैं। इस तरह से जब लंग एक्सपेंशन होता रहेगा तो बेहतर रहेगा। जैसा मैंने बताया, एक बार प्रोन पोजीशन में आधे से 1 घंटे आप कंफर्टेबली लेटेंगे। रिकमेंडेशन है 2 घंटे तक आप प्रोन पोजीशन में लेटें, फिर अपनी पोजीशन चेंज कर लें, लैटरल लेट जाएं, मतलब एक करवट, फिर दूसरे करवट, फिर सुपाइन, मतलब बैठ के रहें थोड़ा सा। बिल्कुल फ्लैट लेटना हम लोग रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये करते करते अगर जितनी देर आप जगे हैं, एटलीस्ट उतनी देर में मैक्सिमम टाइम आप प्रोन पोजीशन में रहें, यही रिकमेंडेशन है। और सर हमने देखा है कि ऑक्सीजन लेवल कुछ लोगों का 94 या उससे नीचे आ जाता है तो वो घबराने लगते हैं और फिर बेड की मारामारी, और उस पैनिक में बहुत ज्यादा लोग तनाव में आ जाते हैं। प्रोन पोजीशन से 94 या 93 का ऑक्सीजन लेवल कितना सुधर सकता है? जी डोवल साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एग्जैक्टली यही फिगर है। 94-95 पे पैनिक बटन दब जाता है और लोग घबरा के फोन करने लगते हैं कि डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। सबसे पहले उनसे कहना चाहूंगा, पैनिक ना करें। हो सकता है एक्चुअल 94 सैचुरेशन ना हो, किसी वजह से सैचुरेशन कम हो। अभी सबके घर में इस तरह का पल्स ऑक्सीमीटर आपने देखा ही सबके पास है। फिंगर पे लगा के टेस्टिंग करें। टेस्टिंग करने में 2-3 समस्याएं होती हैं। अगर पसीना ज्यादा आया हो या किसी वजह से बीपी कम हो रहा हो आपका, और उस समय अगर सैचुरेशन आप नापेंगे तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आएगा। अगर वाकई ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रहा है तो 2-3 चीजें ध्यान दें कि महिलाओं खास करके नेल पेंट या नेल पॉलिश हो उसको रिमूव करें, हाथ को थोड़ा सा रगड़ ले, फिंगर टिप को वार्म हो जाए,
गर्म होने के बाद दोबारा आप सैचुरेशन चेक करें। अगर फिर भी लगता है कि 94 है, फिर भी पैनिक ना करें। प्रोन पोजीशन में जैसे आप लेटेंगे, वेंटिलेट करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो ये 2 से 3 मिलीमीटर मरकरी ऑक्सीजनेशन बढ़ जाएगा आपका, और कंफर्टेबली आप 97, 96, 98 तक पहुंचा सकते हैं। ओके। और सर अब क्या हो अगर कि सिर्फ लेटे लेटे ही 97, 98 तक आ रहा है, और जब आदमी वापस खड़ा हो रहा है तो वापस उसका अगर ऑक्सीजन लेवल नीचे आ जा रहा है, तो क्या घबराने की आवश्यकता है? फिर से प्रोन पोजीशन पे आ जाना है, या डॉक्टर से संपर्क करना है? या कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की सस्टेनेबिलिटी कितनी होती है बढ़ी हुई ऑक्सीजन की? जी, ये सस्टेनेबिलिटी काफी होती है। इसकी 2 वजह है। एक तो फेफड़े के निचले हिस्से में ऑक्सीजनेशन बढ़ गया, दूसरा जो निमोनिया या डैमेज हो रहा है कोविड के कारण फेफड़े में, उसमें फ्लूइड जमा होता है, जिसको निमोनाइटिस फ्लूइड, जो बाद में हाइपोस्टैटिक निमोनिया में भी कन्वर्ट होता है। ये फ्लूइड ड्रेन आउट होने लगता है, मतलब ग्रेविटी से आगे एयरवे की तरफ आता है, फिर हम खांसी करते हैं, बलगम में निकल जाता है, तो एयरवे भी आपका क्लियर होता है। तो ये सस्टेनेबल होता है। अगर अधिकतम टाइम प्रोन पोजीशन में लेटें, स्टीम इनहेलेशन लें, ताकि जो भी बलगम बन रहा हो अंदर ये निकलता जाए, तो ये काफी कारगर उपाय है। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 2013 में ही रिसर्च ये पब्लिश हुआ था, जब ARDS के केस में हुआ था। तो उस कंडीशन में ये सस्टेनेबल होगा। फिर आप मूव करें, वॉक करें, और एक्सट्रीनियस एक्सरसाइज, मतलब ज्यादा थकान वाली एक्सरसाइज करने को नेचुरली हम मना करते हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसमें बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन ऑलरेडी आपका कम है, इसलिए एक्सट्रीनियस एक्सरसाइज ना करें, आराम से मूव करें, उसमें फिर ऑक्सीजनेशन आपका मेंटेन रहेगा। ओके सर, एक आखिरी सवाल प्रोन पोजीशन से जुड़ा हुआ मेरा ये कि तकिया, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तकिया अगर ज्यादा ऊंचा कर दिया तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तकिया का लेवल क्या होना चाहिए? एक सिंगल तकिया, 2 तकिया, कितने तकिया का इस्तेमाल करें? जी बिल्कुल एक तकिए का इस्तेमाल आप हेड एंड के नीचे करें, मतलब इस जगह पे जहां पे कंफर्टेबली आप सर को रख सकें। अगर मोटा तकिया है, इस मोटाई का हो, तो एक तकिया जिसपे आपका पांव, जो पांव ऊपर आप रख रहे हैं, घुटना इस तरह सपोर्ट कर ले, ताकि पेट को एक्सपेंशन का स्पेस मिले, इसको जगह मिल जाए, एक्सपेंशन हो जाए। अगर तकिया पतला हो तो आप 2 तकिए का इस्तेमाल पांव के नीचे रखने के लिए कर सकते हैं। बेसिक एम ये है कि चेस्ट एरिया और एब्डोमेन के एरिया को जितना फ्रीली मूव करने दें, ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन उतना अच्छा होगा। सारा खेल वेंटिलेशन परफ्यूजन का है। वेंटिलेशन मतलब हवा का अंदर जाना, परफ्यूजन मतलब ब्लड उस ऑक्सीजन को कैरी करके शरीर तक पहुंचा दे, और ये 2 से 3 दिन में अच्छी खासी रिकवरी होने लगती है। चलिए सर, तो ये है प्रोन पोजीशन की तमाम वो बातें जो हर किसी को जानना जरूरी हैं, जो घर पर आइसोलेशन में है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर जाता है, जिनका ऑक्सीजन पैनिक की स्थिति में आ जाते हैं, उनके लिए ये कारगर उपाय है। और तमाम रिसर्चर्स, तमाम साइंटिस्ट, तमाम चिकित्सा कर्मियों ने इस पोजीशन पर मोहर लगाई है, और साथ ही साथ प्रोनिंग को कारगर और एक रिकमेंडेड तरीका भारत सरकार की ओर से भी जारी किया गया है। इस पर बाकायदा आज एडवाइजरी भी आई है, तो इसलिए प्रोन पोजीशन बहुत ही कारगर है। बिना पैनिक किए हुए आप घर में अपना ऑक्सीजन लेवल इससे मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब हम जरा एक और चीज पर बहस कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, डॉक्टर साहब की राय जान लेते हैं। वो है मास्किंग पर। कोरोना के डबल और ट्रिपल म्यूटेशन वाले वायरस से बचने के लिए हर कोई ये कह रहा है कि आप डबल मास्क पहनिए, डबल मास्क पहनकर बाहर निकलिए। बाजार जाना पड़ रहा है तो पहले तो मत निकलिए घर से बाहर, लेकिन अगर जरूरी है तो आप डबल मास्क पहन के निकलिए। अब कुछ लोग डबल मास्क पहन तो रहे हैं, लेकिन डबल मास्क पहनना कैसे है ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन है। तो लाइव डेमो के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब तो बने हुए हैं ही। आपने प्रोन पोजीशन के बारे में समझ लिया, अब समझ लेते हैं कि मास्क, डबल मास्किंग के तरीके क्या क्या हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। डबल मास्क पहले तो कितना इफेक्टिव है ये बताइए, उसके बाद फिर हम कैसे कैसे पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर बात करेंगे। 1 साल से ऊपर हो गया कोविड-19 को आए हुए, और अब रिसर्च के बाद CDC, जो अमेरिका में एक बॉडी है इन्फेक्शियस डिजीज की, उसने गाइडलाइन भी जारी किया कि सिंगल मास्क की तुलना में डबल मास्क ज्यादा प्रोटेक्टिव है। बड़े कॉमन लॉजिक है इसका कि 2 या 3 लेयर का मास्क आप जो पहन रहे हैं, और उससे जितना फिल्ट्रेट होकर वायरस जाने की पॉसिबिलिटी होगी, अगर उसको डबल कर देते हैं तो ये वायरस पेनिट्रेशन अंदर पहुंचने की संभावना कम हो जाएगी। डबल मास्क इफेक्टिव है, रिकमेंडेड है CDC से, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पहले तो एप्रोप्रिएट मास्क पहनना जरूरी है। दूसरा, क्लॉथ मास्क।
क्लॉथ मास्क देखिए आइडियली रिकमेंडेड नहीं था जब कोविड-19 हुआ था, लेकिन उसके बाद शॉर्ट सप्लाई इतना ज्यादा हो गया मास्क का कि क्लॉथ मास्क रिकमेंड किया जा रहा है। अब मेडिकल डॉक्टर भी, एक्सपर्ट भी रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर के लिए रिकमेंडेड नहीं है। कॉमन पब्लिक, बहुत खास भीड़भाड़ वाली जगह हम नहीं जा रहे हैं। क्लॉथ मास्क कम से कम 2 या 3 लेयर का होना चाहिए। सिंपल किसी भी पतले कपड़े का ना बनाए, नीटली बहुत टाइटली विवन फैब्रिक का हो और कम से कम 2 लेयर या प्रेफरेबली 3 लेयर ये हो और इसका लूप हो। जब आप लगा रहे हैं इसको तो लूप या जैसा भी आपने सिस्टम रखा है, इसको लगाने के बाद ये पूरी तरह से देखिए, आप नाक के ऊपर से टाइटली कवर किया, मुंह के हिस्से को कवर किया और ठुड्डी के नीचे तक ये कवर कर रहा है। इस तरह से टाइटली आपका मास्क होना चाहिए, क्लॉथ मास्क अगर आप पहन रहे हैं। और डबल मास्क करना है तो प्रेफरेबली क्लॉथ मास्क अंदर पहने और ऊपर से सर्जिकल मास्क या N95 जो भी आपके पास उपलब्ध है। हालांकि N95 में डबल करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर से आप लगाएं। दूसरे मास्क को भी उसी सावधानी के साथ पूरी तरह क्लिप को दबाएं और चारों तरफ से इंसर्कल कर लें, ताकि ड्रॉपलेट्स या एयरबॉर्न, अब तो स्टडी भी आ गई कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न भी स्प्रेड हो रहा है, इसके कवर कर दें। उतारने समय पहले हैंड वॉश करें। हैंड वॉश करने के बाद ऊपर का जो सर्जिकल मास्क है उसको रिकमेंडेड टेक्निक से डिस्कार्ड करना है। उसके बाद अपना क्लॉथ मास्क उतारें और इसको क्लीन कर लें जैसे नॉर्मल कपड़े धोते हैं, और इसको फिर स्टीम प्रेस करके रख लें। N95 मास्क विदाउट वाल्व रिकमेंडेड है आपके लिए, लेकिन इस कॉस्ट इसकी ज्यादा है, इसलिए इसमें आप N95 ले सकते हैं। इसमें रीयूज करने के लिए कई लोग सवाल पूछते हैं। नंबर 1, N95 को मास्क को कभी वॉश नहीं करना, धोना नहीं है। दूसरा, अगर आप रीयूज करना चाहते हैं क्योंकि शॉर्ट सप्लाई है N95 या किसी कारण से, तो आप क्लीन पेपर बैग में N95 मास्क को रख दें और 72 घंटे बाद रीयूज करें। ये रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं। अदरवाइज ये भी मास्क जो N95 है इसकी लाइफ 8 घंटे की, 8 घंटे बाद ये मास्क दोबारा इस्तेमाल के लिए नहीं होता है। ओके। और सर कुछ लोग सर्जिकल मास्क प्लस N95 ये दोनों इस्तेमाल करते हैं बिना क्लॉथ मास्क के, वो कितना इफेक्टिव है? जी ज्यादा इफेक्टिव है। N95 पार्टिकुलेट मैटर 0.3 माइक्रोन को फिल्टर करता है, तो मतलब 5% पॉसिबिलिटी और रहेगी। एक दूसरा मास्क आता है N99, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, K99 के नाम से आता है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। उसके ऊपर फिर सर्जिकल मास्क अगर लगाते हैं तो सर्जिकल मास्क आपने कवर किया, ये आपके N95 के मास्क एक तो उसकी क्षमता, फिल्ट्रेशन पावर बढ़ा दिया, दूसरा उसकी लाइफ बढ़ा रहा है कि N95 पे डायरेक्ट फोमाइट्स, ड्रॉपलेट जो गिर सकता था वो नहीं गिरा, आपके सर्जिकल मास्क पे गिरा, और इस मास्क को आपने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि ये बहुत सस्ता 1.5-2 रुपए का मास्क होता है, इसको आपने डिस्कार्ड कर दिया और N95 को आप प्रिजर्व कर लें पेपर बैग में और दोबारा इस्तेमाल कर लें। लेकिन जब N95 बहुत क्लिप या कोई भी चीज सरफेस उसका मुड़ने लगे या गंदा दिखने लगे तो आप डिस्कार्ड कर दें, समझ लें उसकी लाइफ हो गई पूरी। अब एक सर मेरा कंफ्यूजन ये है, जो मेरा पर्सनल कंफ्यूजन है, आई एम श्योर बहुत लोगों का होगा, कि जो डिस्पोजेबल मास्क यानी कि सर्जिकल मास्क है उसको अंदर रखना है या उसको बाहर रखना है? डिस्पोजेबल मास्क, जो सर्जिकल मास्क है, उसको हर समय बाहर की तरफ रखना है। उसका पर्पस क्या है? N95 की लाइफ इससे ज्यादा है, इस मास्क को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। एयरबॉर्न से आपको N95 भी बचा रहा है, ये भी बचा रहा है, लेकिन जो सामने कोई व्यक्ति अगर संक्रमित है और बात कर रहा है, उसका ड्रॉपलेट्स आएगा तो इस पे अगर गिरे तो ये आप डिस्कार्ड कर दें। N95 अब जब पहने हुए हैं आप, N95 आपका प्रोटेक्टेड रह गया, तो इसको डिस्कार्ड करना आपके लिए सस्ता है, आसान है, इसलिए N95 बाहर की तरफ पहने, सर्जिकल मास्क बाहर की तरफ पहने, N95 अंदर की तरफ पहने। ओके सर। और सर ये भी रिकमेंड किया जा रहा है कि जो मास्क को जो होल्ड करने, जो आपके कान से जो होल्ड करता है, वो अगर ढीला लग रहा है तो उस पर एक गांठ मार के उसको टाइट कर लें। क्या ये सही होगा जितना टाइट रहेगा मास्क? बिल्कुल जी। मेन पर्पस ये है, ये जो एरिया है आपका, यही डेंजर जोन ऑफ एंट्री है, यहीं से वायरस इन कर रहा है आपके नाक या मुंह से। अगर कान पे बांधने वाला लूप या सर के ऊपर कुछ में स्ट्रिंग या लूप आता है, ये अगर लूज है तो इस जगह से एयर आप अंदर ले लेंगे, मतलब विदाउट फिल्टर, बिना फिल्टर के एयर आपके अंदर जा रहा है, उसमें रिस्क रहेगा। तो उसको गांठ बांध के टाइट कर दें, या
आपको लगता है कि मास्क पुराना हो गया तो मास्क चेंज कर लें। ओके सर, अब एक मेरा आखिरी सवाल, होम आइसोलेशन में जो लोग हैं और जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप रिकमेंड करना चाहें 2-3 चीजें या वो मेडिसिन जो हमेशा आप साथ में रख सकते हैं, सेफ है कंज्यूम करना, और बिना पैनिक के जिन दवाइयों का इस्तेमाल करके हम रिकवरी थोड़ी फास्ट कर सकते हैं, वो दवाएं, वो इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए होम आइसोलेशन में सर? जी, होम आइसोलेशन में इक्विपमेंट्स मैं बता देता हूं। थर्मोमीटर रखना है, पल्स ऑक्सीमीटर रखना है, और होम आइसोलेशन वालों के लिए एवरी 4 आवर 4 घंटे पे अपना टेम्परेचर लें। पल्स रेट इसमें पल्स ऑक्सीमीटर में आ जाएगा, पल्स रेट लें, और SpO2 मतलब सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन शरीर में कितना चल रहा है ये लिखें। 4 घंटे की चार्टिंग 4-4 घंटे पे बनाएं। जब सो रहे हैं उस समय कोई जरूरी नहीं है कि चार्टिंग आप 4 घंटे पे करें, 6 घंटे 8 घंटे में कंफर्टेबली आप रहें। बेसिक चार्ट बनाने का पर्पस क्या है कि ट्रेंड दिखाता है कि पल्स रेट आपकी अगर सेटल हो रही है और SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ रहा है, मतलब आपकी रिकवरी की तरफ आप मूव कर रहे हैं। टेम्परेचर डाउन हो रहा है, फीवर आना बंद हो गया 2 से 3 दिनों के बाद, मतलब आप रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चार्ट आपका रिकवरी चार्ट दिखाएगा। इतनी चीजें हो गई। दूसरा, फीवर आने में, बुखार आने में इनसेंसिबल वाटर लॉस, हमें पता नहीं चलता है और पसीने आते रहते हैं, वाटर लॉस होता रहता है। अपने को पूरी तरह हाइड्रेट करके रखें। हाइड्रेशन में आप जिस फॉर्म में पानी लेना चाहें, ग्लूकोज वाटर लेना चाहें, सूप लेना चाहें, जूस लेना, मतलब शरीर को पानी और इलेक्ट्रोलाइट जिसमें सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम तीनों की मात्रा पहुंच जाए, ये लें। पैनिक ना करें किसी भी कंडीशन में। अकेले आप रहेंगे आइसोलेशन में, आमतौर पर लोग पैनिक करने लगते हैं, क्या हो जाएगा, इस तरह के बिल्कुल मनोभाव से न गुजरें। मैक्सिमम केसेज ठीक होते हैं, और जिनकी जीवन शैली अच्छी है, जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए पैनिक ना करें। जितना हो सके किसी न किसी डॉक्टर के संपर्क में, हर लोग डॉक्टर को जानते हैं, आप उनसे, क्लिनिशियन से जरूर संपर्क में रहें। रिकमेंडेड मेडिसिन फीवर के लिए सिर्फ पैरासिटामॉल है, दूसरी कोई मेडिसिन न लें, उसका साइड इफेक्ट देखा गया है, इसलिए पैरासिटामॉल फीवर के लिए है। और क्लिनिशियन के संपर्क में रहें, जो आपकी हालत के हिसाब से सजेस्ट करें उस मेडिसिन को लें। बेवजह गूगल पे सर्च करके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के बेवजह की मेडिसिन ना लें, आपको साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इतनी आसान भाषा में इस डेमो को देने के लिए। आई एम श्योर आपका और हमारा ये जो वार्तालाप है ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कुछ राहत लाएगा, कुछ उम्मीद लाएगा, और मुझे लगता है कि बहुत सारी हेल्प आज के इस शो से हमारे लोगों को मिली होंगी, जो पैनिक में हैं, जो संकट के बीच में थोड़ा सा तनाव में भी हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने के लिए और वक्त निकालने के लिए। चलिए, तो होम आइसोलेशन में क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे रहना है, ऑक्सीजन लेवल हो या मास्किंग की बात हो, सब हमने आपको बता दी। एक और आपके काम की खबर, अगर आपका कोई अपना कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाती है तो